हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 113 से अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 113 से 395 के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 क्या कहता है? संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो संसद में प्राक्कलन प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 113 में किया जाता है। तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 113 में। अगला है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 क्या कहता है? अनुच्छेद 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 117 में। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 117। अगला है अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 क्या कहता है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 119 में। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 119 में। और वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 117 में। अगला है अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन का उल्लेख। संसद में चर्चा पर निर्बंधन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 121 में है। वीडियो रिपीट सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का उल्लेख। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का उल्लेख है अनुच्छेद 122 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123। अगला है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का गठन तथा स्थापना का उल्लेख। यानी उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे किया जाएगा, कहाँ स्थापना की जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। जबकि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना अनुच्छेद 214 में है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन है स्थापना अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन अनुच्छेद 214। अगला देखिए अनुच्छेद 124 का। अनुच्छेद 124 का क्या कहता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 124 क में। अगला अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या होगा? न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख।
तो अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख बताया गया है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 में क्या कहा गया है? मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में है। अगला है अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायमूर्ति का उल्लेख। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में तथा तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 127 में है। अगला देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख। जो न्यायाधीश अपनी सेवा दे चुके हैं उच्चतम न्यायालय में, उनकी उपस्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 128 में। एक बार फिर से देखते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 127 में, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 128 में और उच्चतम न्यायालय के स्थान का उल्लेख, उच्चतम न्यायालय के स्थान का उल्लेख अनुच्छेद 130 में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, इम्पोर्टेंट है ये। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है और यह रेलवे एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131 में। अगला है दांडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता का उल्लेख। दंड के विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता की उल्लेख है वो अनुच्छेद 134 में है। अनुच्छेद 134 में क्या है? दांडिक के विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता का उल्लेख। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में क्या बताया गया है? निर्णयों यानी डिसीजंस एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का उल्लेख। यानी जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी आदेश हैं, उनका उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा, अर्थात उन्हें फिर से उन मामलों को देखा जाएगा। इसका उल्लेख उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 में दिया गया। कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो आदेश निर्णय हैं वो उच्चतम न्यायालय फिर से उनका पुनर्विलोकन कर सकता है, देख सकता है उन्हें। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में। अगला है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वर्दी। देखो, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है, जबकि उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 138 में है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, गलत करके मत आना कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 138 में। और दंड के विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता अनुच्छेद 134 में। अगला है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा जो भी सलाह है, जानकारी है, वो लेने का उल्लेख अनुच्छेद 143 में। तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जानकारी ले सकता है, अनुच्छेद 143। अगला है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी तथा व्यय का उल्लेख।
यानी उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से अधिकारी होंगे, उनका कितना व्यय होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 146 में। तो अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से अधिकारी होंगे, उनका व्यय क्या होगा, वेतन क्या होगा, अनुच्छेद 146 में इसका उल्लेख है। अगला है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी हैं, वो उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 144 में। तो जो सिविल तथा न्यायिक पदाधिकारी हैं, यानी पदाधिकारी का मतलब है पद पर बैठे हुए, विभिन्न पदों पर बैठे हुए अधिकारी, उन्हें हम कह देते हैं पदाधिकारी। तो सिविल एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करने का उल्लेख अनुच्छेद 146 में। अगला है न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन का उल्लेख। देखो अब न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन का उल्लेख है अनुच्छेद 147 में। जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 147 में। तो निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 147 में है। न्यायाधीशों के निर्वाचन का उल्लेख 147 में है। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उसके कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में। अगला है संघ एवं राज्यों के लेखन के प्रारूप का उल्लेख। लेखन के प्रारूप का उल्लेख, संघ एवं राज्य के लेखन के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 150 में है। अर्थात संघ क्या है, राज्य क्या है, क्या इनके क्षेत्राधिकार हैं, क्या इनके अधिकार हैं, इन सभी का जो एक प्रारूप तैयार कर दिया गया है वो है अनुच्छेद 150 में। अगला है राज्यों में राज्यपाल का होना। अर्थात राज्यों में एक राज्य, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका अनुच्छेद 153 में उल्लेख है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल बैठा दिया हमने अनुच्छेद 153 के तहत। अब राज्यपाल हो गया अनुच्छेद 53 के तहत। अब राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी। जैसे राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी जाती हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति देंगे अनुच्छेद 154 में। राष्ट्रपति होगा 52 में, कार्यपालिका शक्ति होंगी 153 में। उसी प्रकार राज्यपाल बढ़ा दिया 153 में और राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति दे दी गई अनुच्छेद 154 में। तो राज्यपाल 153 में होगा, राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति दी जाएंगी अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है, यानी राज्यपाल कितनी अवधि के लिए गद्दी पर बैठेगा, इसका उल्लेख है। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति दी जाएंगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख बताया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं अर्थात योग्यताएं। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात क्या योग्यताएं
होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 157 में इसका वर्णन है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, एक इनाम है, तो अनुच्छेद 157 में अर्हताओं का उल्लेख है राज्यपाल की। अगला है अनुच्छेद 159 159 अनुच्छेद 159 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा शपथ लेने का उल्लेख। तो राज्यपाल द्वारा शपथ लेने का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। यहाँ पे क्या लिखा है, नो, तो इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, नो शपथ, राज्यपाल को नो शपथ, राज्यपाल को नो शपथ, यानी अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब है अनुच्छेद 161, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को अक्षमा देने संबंधी शक्ति का उल्लेख, यानी राज्यपाल को अक्षमा दान देने संबंधी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, यानी किसी को फांसी की सजा दी गई है, तो राज्यपाल उसे अक्षमा दान देने की शक्ति नहीं रखता है। इसके अलावा राज्यपाल अक्षमा दान देने की शक्ति रखता है। अगला है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख। तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में। अगला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, यानी जिस प्रकार प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत जानकारी देता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के तहत जानकारी देता है। अगला है अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन बताया गया है। अगला है विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख, अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचनाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में विधान मंडल की अवधि का उल्लेख है। तो विधान मंडल की अवधि का उल्लेख किसमें है, विधान मंडल की अवधि क्या होगी, अनुच्छेद 172 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यताएं, अर्थात राज्य का विधानमंडल का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 173 में दिया गया है। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 173 में। अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 में क्या दिया गया है, राज्य के विधानमंडल के 17 एवं विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 174 में दिया गया है। राज्य के विधानमंडल के 17 एवं विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 174 में। अब देखिए अनुच्छेद 176
अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानमंडल में एक विशेष अभिभाषण देगा, भाषण देगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 176 में है। अगला है अनुच्छेद 177, इम्पोर्टेंट है। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 177 में है। यानी सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 177 में है। अगला देखिए अनुच्छेद 178, विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अर्थात विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, विधानसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 178 में है। अगला है अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति का उल्लेख, या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति का उल्लेख या हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 179 में है। अध्यक्ष एवं विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का उल्लेख या रिक्त स्थान होने का उल्लेख अनुच्छेद 179 में है। अगला है अनुच्छेद 180, इम्पोर्टेंट, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 180 में है। अगला है अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति। विधान परिषद का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 182 में है। तो विधान परिषद का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 182 में है। अगला है अनुच्छेद 184, 184, सभापति की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 184 में है। सभापति की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 184 में है। अगला है अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख। देखो, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति होते हैं और विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। तो मैंने कहा सभापति की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 184 में, और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 186 में। अगला है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। यानी विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे, उनको प्रतिज्ञान करवाया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 188 में है। तो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान अनुच्छेद 188 में। अगला है अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194, विधानमंडलों के सदन, उनके सदस्य एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेष अधिकार। यानी विधानमंडल के जो सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा एवं विधान परिषद की समितियां
उनकी शक्तियों एवं विशेष अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 194 है, इम्पोर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 क्या कहता है? अनुच्छेद 198 क्या कहता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख। धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 198 में है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 198 में दिया गया है और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है। अगला है वार्षिक वितरण संबंधी वितरण का उल्लेख। वार्षिक वितरण संबंधी विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 102 में है। तो वार्षिक वितरण संबंधी विवरण का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 202 में है। तो आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो है वो लेंदी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए पार्ट 3 में हम अनुच्छेद 395 तक सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।